अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ, तो बड़ी ईद पर मेहमान भी कुछ बड़ा ही होना चाहिए। तो तमाम तर मामला देखने के बाद हमने सोचा कि मेहमान बड़ी ईद पर ऐसा हो जो देखे और दंग रह जाए। तो आज हम पहुँचे हैं अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूरोप के प्रेसिडेंट डॉक्टर इरशाद कंबो भाई के पास, जो यहाँ पे अपने हलके की आवाम और ख़ासकर ईद का रोज़ किस तरीके से गुजारते हैं और ईद को लेकर वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और ख़ासकर अपने लोगों को और फैमिली को किस तरीके से टाइम देते हैं ईद के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो हमारी टीम और तमाम लोगों की तरफ से आपको ईद मुबारक। और दूसरा ये बताइएगा कि ईद का दिन है और ईद का दिन किस तरीके से गुजारते हैं। देखिए जी, हम परदेश से अपने गांव में सिर्फ इसलिए आते हैं कि अपने लोगों में ईद गुजारी जाए। ईद का मतलब है खुशी वाला दिन, तो खुशी अपनों के साथ ही होती है, वरना वहाँ पर मौसम भी बहुत अच्छा है। इस टाइम वहाँ पर सर टेम्परेचर 17-18 होता है, हम यहाँ 45 टेम्परेचर में आके बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि जो मोहब्बत जो सुकून हमें अपने गांव में अपने लोगों में आके मिलता है, ईद की जो खुशी है दुबाला हो जाती है। सर, कितना टाइम ईद का घर को मिलता है और कितना लोगों को, जो हरी बात है आपके इलाके के लोग। मेरे घर वाले तो सारे यूरोप में हैं, मैं तो सारा दिन यही मेरे घर वाले हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे अहबाब हैं, मैं इन्हीं के साथ सारा दिन गुजारूँगा। कब से ईद जो है वो इधर ही कर रहे हैं अपने इलाके में, और कभी कभार होता है कि मिस भी हो गई ईद, यहाँ पे नहीं किया? मैं 2009 से लेकर आज तक ज़्यादातर ईदें यहाँ पर ही गुजारता हूँ, अपने हल्के की आवाम, अपने गाँव में, अपने रिश्तेदारों में, अपने लोगों में। तो कैसा फील होता है यहाँ पे आके, वहाँ पे अपने बच्चों को और सबको छोड़ के यहाँ पे ईद मना रहे हैं? सिर्फ अगर फील कुछ ना होता हो ना, तो फिर कभी भी ना आए। अच्छा। यहाँ पर आकर वो तमाम थकावटें, तमाम परेशानियाँ दूर हो जाती हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम झेल रहे होते हैं। यहाँ पर आकर अपनों में ईद मनाने के बाद ये ऐसे ही समझ लें कि जैसे एक्सटेंशन हो जाती है, फ्रेश हो जाता है, ज़िंदगी बिल्कुल फ्रेश हो जाती है, और हम जाते हैं तो फिर अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। सर, ईद का रोज़ होता है और सारी बात बड़ी ईद पर जानवर भी ख़रीदने होते हैं और सारा कुछ इन चीज़ों पे, उसके ऊपर फोकस ज़्यादा खुद करते हैं या फिर बंदों को भेज देते हैं कि आप जानवर खरीद लेके आएँ? और नहीं, हमने हमारा अपना डेरा है जहाँ पर हमने जानवर रखे हैं और पूरा साल उनको पालते हैं। कुर्बानी, आपको पता है कि जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आपने अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान करना है, तो फिर आपने अगर ख़ुद पाली हो, खुद मोहब्बत से पाली हो और वो खूबसूरत हो, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। वरना अल्लाह का फरमान है कि मुझे ना आपका खून चाहिए ना गोश्त चाहिए, मैंने तो तकवा देखना है। तो ये कुर्बानी तकवे की बुनियाद पर है और उसका हम ख़ास ख्याल रखते हैं। देखिए, आप सियासत के साथ वाबस्ता हैं, यूरोप में आप प्रेसिडेंट हैं वहाँ पे, तो सियासत में ईद को वहाँ पे जो लोग हैं, ज़ाहिर बात प्रेसिडेंट हैं, वो मिस करते होंगे कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। उनको मैनेज करके आते हैं या फिर वो मैनेज हुए होते हैं? नहीं, वो हमारे यहाँ वहाँ पर जो है ना, प्रदेश में यहाँ से ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि आम दिनों में लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं और ये बहाना ढूंढते हैं इकट्ठे होने का। तो वो लोग भी बहुत अच्छे तरीके से ईद मिलन पार्टियां करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से मतलब एक दूसरे के घरों में आते जाते हैं। अब पाकिस्तान में तो ये रिवाज बहुत कम देखने में आ रहा है, पहले बहुत होता था। जब लोग गरीब थे, मोहब्बतें ज़्यादा थी। अब जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आ गया है, जैसे जैसे सरमाया आ रहा है, दुनिया जो है ना बिल्कुल कैपिटलिस्ट होती जा रही है। अब जनाब ज़्यादातर मतलब है सालियों सालों को मिलने तो चले जाते हैं, लेकिन बाकी का काम जो है ना, मैंने देखा है कि अब बहुत ही यहाँ पर स्लो हो रहा है। लेकिन प्रदेश में इन चीज़ों की कमी की वजह से, अपनों की कमी की वजह से, लोग वहाँ पर दोस्तों यारों में खुशियाँ ढूंढते हैं और एक दूसरे की बहुत ज़्यादा खातर तवाज़ा करते हैं और दावतें करते हैं। सर, इसी बात को हम पीछे लेके चलते हैं। जब छोटे थे आप तो ईदी सीधी भी तो लेते होंगे कि ईदी मिलनी, कौन से ऐसी शख्सियत थी जिनसे आपको ईदी की बड़ी वो होती थी कि इनसे ईदी मिलनी? मेरे वालिद साहब थे और बड़े भाई,
क्योंकि वालिद साहब भी मुलाजिम थे और बड़ा भाई भी मुलाजमत करता था, तो उन्होंने देनी होती थी, बाकी तो रिश्तेदार को नहीं देते थे। मतलब है कि मामू के साइड से उधर से कभी मिल जाती थी, लेकिन ज़्यादातर वालिद और भाई बढ़ाई। ये बचपन से ही खुद ही जानवर जो है वो पाल के कुर्बानी की जा रही है, जैसे पहले आप मंडी? मेरे वालिद साहब वो उन्होंने हमेशा ये जो चक्की वाला दुम्बा है ना जी, ये उन्होंने मादा भी रखी हुई थी और मेल भी रखा हुआ था, तो वो खुद ही इनको मतलब जो ना दो हमेशा बकरे देते थे, इसलिए अभी तक मैं अपने वालिद के लिए वो दुम्बा ही करता हूँ। वैसे हम बैल करते हैं, लेकिन वालिद के नाम की मैंने दुम्बा ही देता हूँ। कोई ईद की बात बचपन की याद हो आपको कि बड़ी यादगार है? और मैं जब छोटा तो था है जी, मतलब वो मैं हमेशा दोस्तों को भी कहता हूँ कि जब अब तो सारी दुनिया कुर्बानियाँ करती हैं, जो हमारा बचपन का टाइम था ना, उस वक्त बहुत मुश्किल था, लोगों के पास कुर्बानी चंद एक घर करते थे, तो लोग बेचारे सारा दिन देखते थे कि कोई कुर्बानी का गोश्त आए, तो कहीं से मतलब एक बोटी, कहीं से एक हड्डी वो लोगों के घरों में जाती थी, जिसमें हम भी शामिल थे। तो आज मैं कहता हूँ कि लोगों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने ये जो 19वीं सदी है ना, इसमें काफ़ी लोगों के हालात को सुधारा है। अब काफ़ी लोग हैं जो खुद कुर्बानियाँ करते हैं और अब गोश्त की कोई कमी नहीं होती, हर घर में गोश्त होता है और हर घर में कुर्बानी का गोश्त पहुँचता है। लेकिन असल मकसद यही है कि जिस लिए ये कुर्बानी की जाती है ना, उनको भी हमें याद करना चाहिए, उनका असल कहना क्या है, कुर्बानी का मतलब क्या है, और वो कुर्बानी की सुन्नत छोड़कर जाने वाले हमसे चाहते क्या हैं। असल जो चीज़ है वो हमें याद रखनी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं। मैं अभी दोस्तों में बात कर रहा था कि हमारे सबसे ज़्यादा हज पे पाकिस्तान के लोग जाते हैं, उम्रा सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लोग करते हैं, ईमानदारी में हमारा नंबर 160वां है। लिहाजा जिस वजह से हम ये कुर्बानियाँ करते हैं, जिनके कहने पे ये कुर्बानियाँ करते हैं, वो कुछ और भी कह के गए हैं, उन पे भी अमल होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात आपने की कि हम कहाँ पे खड़े हैं और किस जगह पे खड़े हैं। मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा आना चाह रहा हूँ कि आप जब बचपन में थे तो अपना वक्त जो है अपने दोस्तों के साथ गुजारा, और ईद कौन से दोस्त ऐसे थे जिनके साथ गुजारने में आपको ये होता था कि ईद के दिन इनके साथ प्लानिंग करनी है? अपने गांव के लोग और गांव के कोई ऐसा दोस्त तो होगा आपका? जी, हमने सारी ज़िंदगी दोस्तियाँ पाली हैं। मेरे तो बचपन के बहुत दोस्त थे, बचपन में तो बहुत दोस्त होते थे, अभी बुढ़ापे में आके कम हो रहे हैं। हालांकि बचपन में तो मतलब हर वक्त दोस्तों में, और वैसे भी हमारा पीपल पार्टी का जो कल्चर है, ये हमारा पीपल पार्टी हमेशा आपको पता है कि वर्करों के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर बैठकर सियासत की बातें करना या गप्पे लगाना, ये हमारा कल्चर है और इसको अभी तक हम जारी और सारी रखा हुआ है और रखना चाहते हैं। और मैं अपने जो बचपन के दोस्त हैं उनको कहता भी रहता हूँ कि यार, ये जो आप हर वक्त काम और काम और काम, आपको क्यों नहीं ये यकीन कि अल्लाह ताला ने जो वादा किया है रिज़्क़ का, उसने देना ही देना है। वो प्रोफेसर रफ़ीक साहब हैं गुजर खान वाले, उनका कहना है कि जो काम अल्लाह ने अपने ज़ुम्मे लिया हुआ है, वो आप लोग उसमें क्यों पंगा डाल दो। अल्लाह ने कहा है मैं रिज़्क़ दूंगा, तो अल्लाह रिज़्क़ देगा। तो अल्लाह के कामों को अपने ज़ुम्मे क्यों लेते हो। इसलिए मैं भी ये मतलब कहना चाहता हूँ दोस्तों को कि यार, अल्लाह पे भरोसा करें, तकवा करें उस रब पे, उसने जो रिज़्क़ लिखा है वो देना है। ये मतलब हमारे मौलवियों ने या हमारे मज़हब में होगा भी कि भाई काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अगर मेहनत से ही इंसान को रिज़्क़ मिलता तो आप देखें ये भट्टे पे जो ईंटें बना रहे लोग, आप यकीन करें कि दोज़ख की आग की तरह वो आग है जिसके ऊपर वो खड़े होकर कोला फेंक रहे होते हैं। आप ज़रा जाके कभी इनकी भी फिल्म बना के ना चलाएं। तो अल्लाह ताला ने जैसे कहा ना, 5 उंगलियां मैंने बराबर नहीं रखी, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि मैंने निज़ाम को चलाना था, इस वजह से मैंने ऊंच नीच पैदा की। तो ये सब कुछ जब हमें पता है, बचपन से हम मौलवियों के मुंह से सुनते आएंगे, रिज़्क़ अल्लाह ताला ने हर किसी का उसके मुकद्दर में लिख दिया है।
तो 24 घंटे सिर्फ पैसे के पीछे भागना, जैसे ये मेरे दोस्त भाई साहब हैं, इनको सिवाय इसके और कोई काम ही नहीं। पैसे के पीछे पैसे के पीछे मतलब इनका मतलब और कोई काम ही नहीं। तो इस वजह से इनको मैं रोज़ कहता हूँ कि अल्लाह पे भरोसा करके तो देखो। तो मैं तो भाई मलंग सा आदमी हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी अल्लाह पे भरोसा किया, अल्लाह ने मुझे दिया और उस टाइम दिया जब ज़रूरत हो, बिला ज़रूरत दिया नहीं उसने, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो जैसे वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना कि सलाता पेट भर के है, जगाता बेशक भूखा है, लेकिन सलाता पेट भर के है। हम कभी भी मतलब है भूखे पेट नहीं सोए, ये उसका शुक्र है उस पर। बेशक बेशक। ब्रेक का टाइम है और ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। डॉक्टर इरशाद कमर साहब हमारे साथ हैं, इनके जो दोस्त अहबाब हैं वो भी पहुंच चुके हैं, तो उनके पास भी चलते हैं और उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं इनके हवाले से और मज़ीद जानते हैं कि बचपन और जवानी की कुछ बातें भी इनसे जानेंगे। ब्रेक पे चलते हैं। वेलकम बैक। बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ, और हमने आपको पहले बताया कि मेहमान भी हमारे साथ आज बड़े हैं और यूरोप से आए हैं, तो ज़ाहिर बात है तो बड़े ही होंगे। सर पहले तो अपने दोस्त अहबाब के हवाले से बताइएगा जो ईद के रोज़ भी आपको याद रखते हैं और उनको पता होता है कि ईद हमने वहाँ पे अपने दोस्त के पास जाके करनी, वो कौन कौन से होते हैं? ये हमारे नासर अब्बास साहब हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं। सबसे ज़रूरी है कि ये अच्छे इंसान हैं, तो ये हमेशा ईद वाले दिन आते हैं मिलने के लिए। सर आपसे ही पहले करेंगे, उसके बाद फिर हम दूसरे जो दोस्त हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। सर बताइएगा इनकी शख्सियत के हवाले से, साल बाद या फिर 3 माह बाद इन्होंने आना होता है, 6 माह बाद आना होता है, तो कैसी शख्सियत समझते हैं इनको? एक होता है कि यूरोप से आए हैं जी, और यूरोप वाले जो हैं वो सुनते नहीं हैं गाँव वालों की, ये कुछ ऐसी तबीयत रखते हैं या फिर किस तरीके के? डॉक्टर साहब की जो ना शख्सियत में सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट नुमायाँ है वो मिलनसार बहुत ज़्यादा हैं। डॉक्टर साहब जब भी इधर तशरीफ़ लेके आते हैं ना, तो ये डेरा डॉक्टर साहब का है ना, ये किसी वक्त भी खाली नहीं होता। सुबह 9-10 बजे से आप आ जाएं ऑनवर्ड, दोपहर शाम रात 10-11 बजे तक इधर दोस्त होंगे। ईद के अलावा भी ईद ही होती है इधर डेरे पे हर वक्त। जब ये गांव में आ जाते तो गांव में ईद हो जाती है। ऐसे ही है दोस्तों के, समझें कि वैसे तो मटीरियलिस्टिक दौर है, आपको पता है हर बंदा काम में मसरूफ़ है, दोस्तों के साथ मिलना जुलना बहुत कम होता जा रहा है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब की आमद ख़ास तौर पे ऐसे होता है कि हमें सब दोस्तों को मिलने का बहुत ज़्यादा मौका मिल जाता है। दूसरे तीसरे दिन सारे दोस्त आते रहते हैं, कोई आज आ गए 2-4-10, कोई कल आ गए, कोई परसों आ गए, ऐसे इधर पार्टी होती रहती है। आप समझें कि ईद पे पार्टी जो है ख़ास तौर पे होती है, तो बिलमूम भी इधर पार्टी रहती है। यानी कि बारबेक्यू हर हफ्ते चलता रहता है। बारबेक्यू से भी आगे की चीज़ें चलती रहती हैं इधर। मतलब खाने पीने का तो कोई मसला ही नहीं ना। तो आप जानते हैं कि कोई भी शख्स खाने पीने के लिए नहीं आता, इनकी मोहब्बत है और जितनी बड़ी इनकी शख्सियत है ना, ये मतलब अपने छोटे से छोटा जो वर्कर है ना, उसके साथ भी ऐसे ही गुफ्तगू करेंगे जैसे मेरे साथ मिल रहे हैं, वैसे ही उसके साथ मिलेंगे। ये इनकी शख्सियत का नुमायाँ पहलू है। सर मैं थोड़ा सा सियासत की तरफ भी आऊँगा, फिर उनकी तरफ भी हम लोग जाएंगे। मुझे बताइएगा कि यूरोप में पीपल्स पार्टी किस मुकाम पे है और वहाँ पे कितने कारकुन हैं जो इस पे वर्किंग कर रहे हैं एज ए पीपल्स पार्टी के लिए? क्योंकि यूथ को मिलाने में मेरा ख्याल है कि पीपल पार्टी अभी तक कामयाब नहीं हुई, लेकिन क्या समझते हैं कि यूरोप में पीपल्स पार्टी किस पोजीशन पे है? सर आपकी बिल्कुल बात सच है कि हम यूथ को जो है ना वो नहीं चला सके, क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक टाइम आया था कि पीपल पार्टी ने यूथ विंगों पे पाबंदी लगा दी थी, और वो ही हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हमें यूथ को ओबलाइज नहीं करना चाहिए था, हर वक्त हमें उनका ख्याल रखना चाहिए था। अब पाकिस्तान पीपल पार्टी यूरोप में हर वक्त सरगर्म है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी वाहिद जमात थी जिन्होंने ओवरसीज़ में काम शुरू किया। उससे पहले आपको पता है कि पीटीआई की तो अभी उम्र ही कोई नहीं, बिल्कुल ये तो बिल्कुल छोटी उम्र के बच्चे हैं अभी। तो उसके बाद नून लीग वालों को भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो पाकिस्तान में
जिन लोगों की वो पार्टी थी वो उनका ख्याल रखते थे, इसलिए उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी ओवरसीज़ की। तो ओवरसीज़ पहले तो पाकिस्तान पीपल पार्टी ने ही ओवरसीज़ को वहाँ बहुत ज़्यादा सरगर्म किया, और उसके बाद आके PTI वालों ने कि वो हमारी यूथ को जो संभाली है। अब हमारी कोशिश तो है कि अपनी यूथ को वापस लें, और यूथ की वापसी इसी सूरत में हो सकती है कि हमारी लीडरशिप चूँकि जवान है, बिलावल भुट्टो साहब बिल्कुल यंग है, तो जिस तरीके से वो यूथ को मिलते हैं, जिस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ जगह पर, जिस तरह ये पिछले दिनों में एक जगह पर वो जलसा कर रहे थे तो किसी ने इमरान खान का नारा लगा दिया, तो उन्होंने कहा जी मुझे बहुत खुशी हुई है कि अगर किसी दूसरी पार्टी का बंदा भी यहाँ पर हाजिर है और अपनी वो लीडरशिप का नारा लगाता है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अच्छी तो इस तरीके से, इस तरह के किरदार से मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो इंशाल्लाह अपनी यूथ को बिल्कुल वो ऑनलाइन ले आएगा, और बिल्कुल लीडरशिप ही जो है वही यूथ को जो है ना आगे ला सकती है। हमारी तो अब जो उम्रें हैं, हम तो अपने पीरियड को गुजार चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ बिलावल भुट्टो साहब से कि वो ओवरसीज़ में आएँ, ओवरसीज़ का विज़िट करें और यूथ को मोबिलाइज़ करें। हमारा काम है इकट्ठा करना, लेकिन नज़रिया जो है ना वो लीडर ही किसी के दिमाग में ठोक सकता है। सर वो कौन से दोस्त हैं जिनकी आप पहले बता रहे थे कि जी वो बस पैसे के पीछे भागते रहते हैं और काम उनको मिल जाएगा कहीं इधर से कुछ पैसा आना है, तो वो कौन से दोस्त हैं, उनका भी कुछ तारुफ करवाएं। ये मौलाना साहब हैं, ये तो पार्टियां इनको बदलने का बहुत शौक है, कपड़े 3 दिन बाद चेंज करते हैं लेकिन पार्टी जो है ना मिनटों में चेंज करते हैं। तो ये मेरे बहुत ही करीबी दोस्त, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, मैं इनसे बड़ा प्यार भी करता हूँ और इनको छेड़ता भी रहता हूँ। तो इनको अगर पता चल जाए ना जी कि किकर के ऊपर नोट लगे हुए हैं तो ये वहाँ भी चढ़ जाएंगे और बेशक कांटों से ये छलनी हो जाए। इनको मोहब्बत बहुत है जी नोटों से। सर जी क्या कहेंगे, नोटों से ज़्यादा मोहब्बत है या फिर डॉक्टर साहब से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद उल अज़हा का पुरमसरत दिन है और मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहे हैं। इस मौका पर हम अपने बड़े भाई डॉक्टर शाद अली कंबोज साहब के साथ एक फैमिली मेंबर हैं, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो डॉक्टर साहब से चूँकि मेरा एक तकल्लुफ़ जो है उसमें बेतकल्लुफ़ी है, जिस तरह उन्होंने ज़िक्र किया, अक्सर जो है वो मिज़ाह भी होता रहता है। तो रिज़्क़ हलाल कमाना तो ऐन इबादत है ना जी। तो अब चूँकि हमारे पास यूरोप वाली कमाई तो नहीं है ना जी, तो पाकिस्तान में आजकल जो हालात हैं, जिस तरह मेहनत करना पड़ती है, वो आपसे ज़्यादा मेरा ख्याल कोई नहीं जानता। जिस तरह से रोज़ शबो रोज़ आपके पास आवाम के मसाइल भी आते हैं, दीगर चीज़ें भी हैं, तो ये इनकी शफ़क़त है कि ये अक्सर मुझे कहते रहते हैं कि इतनी भाग दौड़ आप ना किया करें। तो बहरहाल ये एक बड़े भाई इंतहाई नफीस शख्सियत हैं, हर दिल अज़ीज़ आदमी हैं, और आप डेरा पर जब आएँ तो ऐसा लगता है कि ये एक आम आदमी की महफ़िल है। डॉक्टर साहब जब आवाम में बैठते हैं तो आप पहचान नहीं सकते कि ये इतने बड़े आदमी हैं। इस तरह बेतकल्लफ़ हो के सबसे जो है वो मिलते हैं, दिलजोई करते हैं दोस्तों की, पार्टी के लोगों की, पार्टी से बालातर हो के। तो इसमें जो है वो इस वक्त भी आज के दिन जो है वो मेरा पैगाम है कि ईद उल अज़हा सिर्फ़ जानवर कुर्बान करने का नाम नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिशात, नफ़रतों को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुर्बान करना, ये इसका असल पैगाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी है, ये अज़ीम कुर्बानी हमें दर्स देती है कि अल्लाह ताला के आगे सर झुकाना ही असल कामयाबी है। तो आज के दिन के हवाला से हमें जो है अपने इर्द गिर्द के जो गरीब नादार हैं उनको उनका ख्याल रखना चाहिए, उन्हें अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए।
سر بہت شکریہ. میں تھوڑے دوست تھا بڑے نفیس سے قسم کا انہوں نے اپنی گفتگو مکمل کی. سر جی سیاست میں اچانک آئے یا پھر ایک سلسلہ تھا سیاست کا جیسے خاندانی سیاست ہوتی ہے, یا تو پھر آپ کو یہ کہا کہ جی آج جی پیپل پارٹی میں آ گئے؟ نہیں سر, خاندان میں تو بالکل سیاست کی بجائے ہر وقت اپنے پیٹ کی جو ضرورت تھی اس کو پورا کرنے کے لیے بڑی مشکل پیش آتی تھی, کیونکہ ہم انڈیا سے 47 میں مہاجر ہو کے آئے ہیں. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ہر چیز ہم لٹا کے آ گئے تو یہاں پر اپنے آپ کو والدین نے سیٹل کرنے کے لیے بہت محنت کی, اور ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ہم کوئی تھوڑا بہت پڑھ لکھ گئے. تو مجھے یہ اسکول میں 79 میں نے میٹرک کی ہے, اور اسی وقت آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو بھٹو صاحب کا دور تھا وہی دور تھا, اور وہ جو بھٹو صاحب کی پھانسی تھی, جس طرح 9/11 کا واقعہ ہوا نا, تو یورپ میں آپ کو یہاں نہیں محسوس ہوا, لیکن یورپ میں, امریکہ میں, پوری ویسٹرن جو ورلڈ ہے نا, اس میں اسلام اس طریقے سے پاپولر ہوا نا کہ لوگوں نے کہا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں. حالانکہ وہ مسلمانوں نے بالکل نہیں کیا, لیکن پھر بھی لوگ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ یار یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے 2 ٹوین ٹاور جو ہے نا گرا دیے. حالانکہ وہ یہ سارا پورا یہودیوں کا اپنا بنایا ہوا ڈرامہ تھا, لیکن اس ڈرامے پہ بھی لوگ آخر دماغ تو رکھتے ہیں نا. ان کی سوچ کی وجہ سے آپ دیکھ لیں یورپ میں یہاں سے بچے جو ہیں یہاں کی نسبت وہاں پر زیادہ اسلام پر عمل کرتے ہیں. وہاں پر بچے جو ہے نا زیادہ نمازی ہیں, زیادہ مطلب ہے حجاب کا جو شور ہر وقت آپ سنتے رہتے ہیں یورپ میں, مطلب زیادہ لوگ اسلام کی طرف چل پڑے. اسی طریقے سے جب بھٹو صاحب کی پھانسی تھی نا, اس وقت میں میٹرک میں جو بچہ ہوتا ہے اس کا دماغ اس کو سوچنا سمجھنا شروع کر دیتا ہے, وہ بہت سی چیزوں کو گھر والوں سے اختلاف کرنے شروع کر دیتا ہے. تو وہ زمانہ تھا جب بھٹو صاحب ہر گلی میں جدھر ہم نکلتے تھے, زندہ ہے بھٹو, زندہ ہے بھٹو, زندہ باد, بھٹو زندہ باد. تو وہ دماغ میں ہمارے بھی بیٹھ گئے. ایک وجہ یہ تھی. دوسری وجہ جو بھی میں نے آپ سے بات کی کہ اگر بھٹو صاحب اس وقت تعلیم کو مفت نہ کرتے تو میرے جیسے لوگ بھی شاید تعلیم حاصل نہ کر سکتے. آج بہت سے لوگ جو اچھی پوسٹوں سے ریٹائر ہو چکے ہیں ہماری عمر کے, وہ سب اس بھٹو صاحب کی اس مہربانی کا نتیجہ ہے کہ بسوں میں سفر کرنے کے لیے کرایہ اتنا کم تھا کہ اس سے زیادہ تو فقیروں کو لوگ دے دیتے, اور اسی طریقے سے فیس اتنی کم تھی کہ اس سے زیادہ جو مانگنے والا ہوتا ہے وہ لے جاتا ہے. تو یہ بھٹو صاحب کی بہت بڑی مہربانی تھی کہ انہوں نے تعلیم کو عام کیا اور ہر بندے کی پہنچ تک جی اس کو دہلیز تک پہنچایا کہ بھائی اگر آپ پڑھو گے اور تعلیم حاصل کرو گے تو آپ کے لیے جو ہے نا بہت آسان ہو جائے گا یہاں پر ملک میں رہنا اور اپنے ملک کی خدمت کرنا. بریک پہ چلتے ہیں جی, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں, مزید گفتگو جاری رہے گی, اور بھی کچھ مہمان یہاں پہ آ پہنچے ہیں تو ان سے بھی بات کریں گے. بریک پہ چلتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ. ویلکم بیک. بڑی عید, بڑی خوشیاں, اور مہمان بھی ہمارے ساتھ بڑے ہی ہیں, تو ان سے جانتے ہیں کہ بڑی عید پر کتنی عیدی لیتے رہیں اور اب کتنی عیدی دیتے ہیں. سر جی کتنی عیدی لیتے رہیں اور اب کتنی عیدی دینی پڑتی ہے؟ اس زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے جو کرنسی کا ریٹ تھا اس وقت تو بہت تھوڑی سی ملتی تھی, لیکن اس وقت کے حساب سے وہ کافی تھی. کتنی تھی میکسیمم؟ جو میکسیمم اگر 2 روپے بھی مل جاتے تھے نا تو اس وقت کھانے پینے کی چیزیں اتنی سستی ہوتی تھی کہ وہ پورا دن جو ہے نا ہم ان پیسوں کو ختم نہیں کر سکتے. 2 روپے نہیں سی مکتے. ہاں 2 روپے نہیں مکتے تھی اور ہر چیز لے لی تھی. لیکن اب جو ہے نا اب تو ہزاروں میں بھی 2 تو بچے کہتے ہیں اتنی عیدی سے ہمارا کیا بنے گا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت اگر عیدی کم تھی محبت زیادہ تھی, اب پیسہ زیادہ ہے محبت کم ہے. محبت کم ہے. سر محبت کے حوالے سے بات کریں گے, کتنی محبت ہے اپنے بھائی کے ساتھ, ان کے ساتھ جس طریقے سے آپ کا ریلیشن ہے,
تو کیا سمجھتے ہیں کیسی شخصیتیں ہیں ان کے حوالے سے بتائیے گا؟ جی السلام علیکم. فرسٹ آف آل تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری خوشیوں میں شریک ہوئے اور ہمیں بہت بڑا ایک گڈ جسچر ملا آپ کی طرف سے کہ آپ لوگ آئے, تشریف لائے, بہت شکریہ. سیکنڈلی آپ نے بات کی تو میں کچھ اس میں ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں شخصیت کے حوالے سے, کیونکہ میرا ایک رشتہ بھی ہے, میرے انکل بھی ہیں اور ہم سے عمر میں بہت بڑے ہیں, ان کے ظاہر تجربات ہم سے ڈیفینیٹلی زیادہ ہیں. مجھے جو ان میں اچھی ان کی شخصیت میں چیز ایک نمایاں محسوس ہوتی ہے, میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ یہ شخص بھی بہت اچھے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اپنی پارٹی, اپنے لوگوں, اپنی برادری, ان سے بھی بالاتر ہو کے سوچنا ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ایسے ہمیشہ سے پروموٹ کیا انہوں نے غریبی کے حوالے سے, جو ہمارے حلقہ احباب میں, چونکہ ہمارا گاؤں سے تعلق ہے اور ہمارے حلقہ احباب میں بہت سارے ایسے ضرورت مند لوگ ہیں جو کہ خواہش کرتے ہیں کہ ان کی آمد پہ انتظار ہوتا ہے کہ ہماری کوئی سنوائی ہوگی اور ہمارے کچھ مسائل ان کو حل کریں گے, ان کو ایڈریس کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی شخصیت دی ہے کہ ان کے ڈیرا پہ رونق کا ایک سلسلہ رہتا ہے, لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ رہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قابل کیا ہے اور ہمارے لیے بھی بڑے باعث فخر ہیں, ہماری برادری کے لیے بھی باعث فخر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور مزید کامرانی دے, کامیابی دے. سر پیار تو سب کا ہی آپ کے ساتھ بہت ہے. بچپن میں مار کھائی؟ ایک ہوتا ہے کہ بچپن میں والد سے, والدہ سے وقت ہوتا ہے جب مار پڑتی ہے, تو مار کھائیے گی؟ والدہ سے تو نہیں, لیکن والد صاحب اسی طرح مارتے تھے جیسے بہنوں کو مارتے. ان کی مار کے نتیجہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ وہ مار پڑنی بھی چاہیے تھی, کیونکہ اگر مار نہ پڑتی تو شاید ہم بھی آوارہ گردوں میں آج ہمارا بھی نام ہوتا. اگر والد صاحب اور میرے بڑی بھائی, خاص کر میرے بڑی بھائی کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں, تو ایک ٹائم آیا کہ میں میٹرک کے بعد جو ہے نا کراچی چلا گیا. کراچی جا کے ان کے وہ وہاں کراچی 2 پھپھیاں ان کی وہاں ہوتی ہیں, تو ان کراچی کی جو چکا چوند روشنیاں دیکھ کر میرا بھی دل وہاں لگ گیا. تو میرا دل نہیں کرتا تھا آنے کے لیے, تو میرے بڑے بھائی مجھے لے کے آئے اور آگے سمن آباد کالج میں مجھے داخلہ دلوایا. تو ان کے ڈنڈوں کی وجہ سے ہی تعلیم حاصل کر لی, اور آج تک جو یہ اللہ کا کرم ہے کہ یورپ سے کوئی ایسا واقعہ جو یاد ہے, مار بھی پڑی اور واقعہ بھی یاد ہے کہ اس وجہ سے مار پڑی, اور مار بھی بہت زیادہ واقعہ بڑے سارے خطرناک ہی ہیں. نہیں, کوئی لائٹ والا بتا دیں. کوئی ہمارا اچھا کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. بچپن ہے جی, بچپن میں تو کسی کا بھی نہیں. تگڑے کام ہم نے کیے جی. نہیں, کوئی لڑائی جھگڑے میں دوران اس دوران کو مار پڑی ہو؟ میں نے آپ کو بتایا نا جی کہ یہ ایک مار کا تو ہمارے گھر کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اگر ہم باہر کسی کو مار کے ہیں تب بھی ہمیں ڈنڈے پڑتے تھے, اگر ہم مار کھا کے ہیں تب بھی ہمیں ڈنڈے پڑتے تھے. اس لیے لڑے کیوں بس. وہ یہ جو سلسلے ہیں جی اسی طرح چلتے رہے, لیکن مار کھانے کا تو یہاں تک ہے کہ میں 2009 میں یورپ سے واپس آیا. اس وقت بھی میرے والد صاحب نے نا لگائی ایک میرے ادھر گردن پہ, تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے والد صاحب کے ہاتھوں میں ابھی بھی وہی جان ہے. تو یہ جو ہے نا سلسلہ چلتا رہا ہے جی. آج وہ نہیں ہے تو ان کی کمی اور ان کی مار جو ہے نا وہ یاد آتی ہے. اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے قانون بن گئے نا جی, مارنا ہی پیار, بچوں کو نہیں مارنا, یہ نہیں کرنا, وہ کرنا, مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے میرا کہا سورہ نصاب پڑھی ہوگی, اس میں بھی ذکر ہے کہ آپ کتنا مار سکتے ہیں, بیوی کو کتنا مار سکتے ہیں. مطلب ہے کہ وہاں بھی تھوڑی سی گنجائش ہے جی. تو پھر ماں باپ کیوں نہیں مار سکتے؟ اس لیے ماں باپ نفرت سے نہیں مارتے, وہ بچے کی بھلائی کے لیے مارتے ہیں. لہذا بچوں کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں مارتے ہیں, شاید ان کو ہمارے سے نفرت ہے یا ہمیں پسند نہیں کرتے. پسند نہیں کرتے. ہمارے ساتھ ینگ لڑکا بھی موجود ہے, اگر مائک ان کو دیں.
کیا حال ہے, کیا کرتے ہیں آپ, اور دوسرا ان کے حوالے سے بتائیے گا کہ ان کے ساتھ آپ کا رشتہ کیا ہے اور کیسی شخصیت ہے. جی السلام علیکم. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ. میرا نام حسان ہے اور میں اسٹڈی کرتا ہوں. تو یہ ہمارے بڑے انکل ہیں. تو آج عید کا دن ہے, ان کے ساتھ اپنے والد صاحب کے ساتھ آیا ہوں اور انجوائے کر رہے ہیں. تو ابھی عید کی نماز پڑھی ہے, ہم نے ابھی قربانی کی طرف جائیں گے. کیسی شخصیت ہیں یہ اور کس طریقے سے ان کا پیار رہتا ہے؟ آپ دیکھتے ہوں گے یہاں پہ جب لوگ آتے ہیں, جی. آپ کے والد صاحب کے ساتھ کس طریقے سے پیار ہے اور کیسے لوگوں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا ہے؟ جی بالکل. انکل جب بھی یورپ سے آتے ہیں تو ان کے ڈیرے پر ایسے ہی رونق رہتی ہے. تو ان کا پیپل پارٹی سے بھی تعلق ہے. تو اپنی جو ان کی سیاست سے ہٹ کر لوگ ہیں, برادری کو یہ بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں. سر محبت تو آپ کی گلی کا بڑا چھوٹے سب جو ہے وہ بتاتے ہیں. یورپ میں کس طریقے سے ایونٹ وغیرہ ہوتے رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی دن آتا رہتا ہے, تو وہاں پہ کس طریقے سے میل جول ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے آنا جانا یا پھر ہو جاتا ہے؟ نہیں, وہاں پر زیادہ آسان ہے. بلکہ گورنر سلیم حیدر صاحب یہ تشریف لائے تھے 1 سال پہلے. تو وہاں پر ہماری پارٹی کے لوگ اپنے اپنے مسائل پیش کر رہے تھے. تو جب میری باری آئی تو میں نے ان کو PIA کے متعلق کہا. تو سدرا بندیشاہ نے مجھے جب گورنر صاحب تقریر کرنے لگے تو وہ میرے پاس آ کے انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے مطلب دوسری پارٹیوں کا رونا نہیں رویا کہ بھئی نون لیگ یہ کر گئی فلاں کر گئی. آپ نے اپنے حلقے کا مطلب یورپ کا جو مسئلہ تھا وہ آپ نے پیش کیا. کہ میں نے سلیم حیدر صاحب کو کہا کہ ہم اوورسیز پاکستانی سب سے کماؤ پتر ہیں. ہم جو ڈالر بھیج رہے ہیں یہی اب آپ اس وقت ہمارا جو ڈالروں کا GDP تھا وہ میرا خیال ہے کہ 5-6 ارب تھا. وہ سارے ہمارے اوورسیز کے تھے. اس وقت کوئی ہمارے پاس یہ جو وابڈا سے پٹرول سے ہم نے ابھی بنایا نا, یہ جو اکٹھا کیا نا ہم نے, اس وقت یہ نہیں تھے. تو ٹوٹل اوورسیز کی ہی آمدنی سے ملک چل رہا تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ جی آپ سوچتے کیوں نہیں کہ جو بچہ آپ کو کمائی کر کے دے رہا ہے تو اس کو کیا چاہیے وہ آپ کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں PIA چاہیے. کیونکہ میں آیا تھا قطر ایئر لائن سے, تو 4 گھنٹے جب قطر میں بیٹھنا پڑا ایئرپورٹ پہ, تو پھر یاد, کیونکہ میری عمر میں ویسے بھی جس بندے کو شوگر ہو, پاؤں میں سویلنگ ہو جاتی ہے, تو یہ ساری چیزیں میں نے جب اپنی تقریر میں کہی کہ جناب آپ پنجاب کے گورنر ہیں اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہے اس ملک کے, تو آپ میرا پیغام زرداری صاحب تک پہنچائیں. اور ان کے اس عمل سے PIA سب سے پہلے پیرس میں چلنا شروع ہوئی. سب سے پہلی فلائٹ جو گئی وہ پیرس فرانس میں گئی. بہت شکریہ. بریک پہ چلتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں, مزید گفتگو کریں گے. بریک کا ٹائم ہے تو بریک پہ چلتے ہیں. ویلکم بیک. ٹیبل سج چکا ہے اور عید کا دن ہے, آپ کو پتہ ہے مزیدار سے کھانے اور کھابے کھائے جائیں گے. سر جی ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਫੇਵਰੇਟ ਆਏ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੀ? अच्छा भाई जी, जो चीज़ें फेवरेट थी जवानी में वो मिलती नहीं थी. अब जब मिलती हैं तो वो खा ही नहीं सकते. अब तो हसरत ही है. देख हम दूसरों दोस्तों को खिलाते हैं, अब खुद तो खा नहीं सकते क्योंकि यूरिक एसिड भी है और शुगर भी है और हार्ट का प्रॉब्लम भी है. इसलिए मैं आज ईद के दिन अपनी बरादरी को, अपनी कम्युनिटी को, अपने गांव वालों को, अपने मुल्क वालों को ये कहूँगा कि भाई जब मौका हो उस वक़्त फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये ज़िंदगी चंद दिनों की ज़िंदगी है. आखिर सफ़र अगली जहान का है. इसलिए जब भी आपको मौका मिले, जिस चीज़ का भी मौका मिले वो कर गुजरो, वेट ना करो. इसलिए कि कोई पता नहीं कब बुलावा आ जाना है. और आज ईद जो है ना वो इसकी वजह से मैं ये कहना चाहूँगा कि तमाम हमारे दोस्तों को, अज़ीज़ों करम को आपस में इख्तलाफ ख़त्म करके एक दूसरे के साथ ईद
मिलना चाहिए, खुशी खुशी सबके साथ गले मिलकर ईद मनानी चाहिए। सर जी आपके तो दोस्त हैं, जी जी कैसी शख्सियत हैं? गुस्से वाले हैं, प्यार वाले हैं, शुगली हैं, किस तबीयत के हैं? डॉक्टर साहब माशाल्लाह प्यार वाले भी हैं, शुगली भी हैं, गुस्से वाले? गुस्से वाले भी हैं। अच्छा, हर चीज़ है। जी अच्छा सारी क्वालिटी इनमें पाई जाती हैं माशाल्लाह। ईद का दिन है, खुशियों का दिन है। डॉक्टर साहब का दस्तरखान तो वैसे ही बहुत मशहूर है कि जब भी ईद के डेरे पे आते हैं ऐसे ही दस्तरखान सजे होते हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे खाने खिलाते हैं, दोस्तों को खुश करते हैं। ईद बड़ी अच्छी गुजरती है माशाल्लाह। जानवर अपने जो हैं ये खुद पालते हैं, खुद करवाते हैं अपनी निगरानी में और गरीबों में बांटते हैं। सर आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। सर माँ जी के हाथ की कोई चीज़ जो आपको याद हो कि वो बड़े फेवरेट तरीके से बनाती थी, जो सब खाते थे ईद के रोज़? ईद के रोज़ जो ये जिसको हम पंजाबी में मिसा गोश्त कहते हैं ये मुझे बहुत पसंद। और मतलब जो ही कुर्बानी शुरू करते थे तो सबसे पहले ये घर में भेजते थे, तो वो बहुत अच्छा बनाती थी। और उसके बाद ईद के अलावा वो करेले और टिंडे, अच्छा। खासकर मैं आज की नौजवान औरतों को ये मैं मैसेज देता हूँ कि आज टमाटर भी हांडिया में डालते हैं, मसाले भी पूरे होते हैं, और कीमा भी आप मंगवा लेती हैं, लेकिन आपके ना टिंडे मज़ेदार होते हैं और ना करेले। लेकिन वो हमारी माएँ जो थी उस वक्त ना तो टमाटर होते थे, ना मसाले पूरे होते थे, वो एक मसाला खुद ही बनाते थे, लाल मिर्च, उसमें लहसुन डाला और प्याज, ये वो कुंडी जिसको बोलते हैं, उसी में वो तैयार कर लेते थे। उन्हीं के साथ बनाया हुआ सालन इतना मज़ेदार होता था। मेरा ख्याल है कि उस हांडिया में उनकी मोहब्बत होती थी और वो मेहनत होती थी, जिसकी वजह से, या फिर वो हलाल की जो है ना रोज़ी होती थी, कि जिस वजह से वो हांडिया बहुत ज़ायकेदार होती थी, बड़ी मज़ेदार होती थी। आज का जो दौर है, एक हाथ में टेलीफोन और वो टेलीफोन पे देख रही होती हैं अब क्या डालना है, अब क्या डालना है, तो वो फिर उसी तरह की हंडियाँ बनती। खाने ऑनलाइन हो गए। हाँ, खाने ऑनलाइन हो गए और खाने वाले भी ऑनलाइन हो गए। अब बच्चे भी खाना खा रहे होंगे तो साथ टेलीफोन रख कर उसमें देख रहे होते हैं और साथ में खा रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता मैं खा क्या रहा हूँ, क्योंकि ज़हन तो टेलीफोन में लगा होता। सर शोरबा वाला सालन पसंद है? हाँ, आलू गोश्त बहुत पसंद है जी, वो अमूमन मैं बनवाता ही रहता हूँ यहाँ डेरे पे। अमूमन आलू गोश्त का बहुत शौकीन हूँ। सर आप बाहर हैं, यूरोप में कभी खुद की है कुकिंग? नहीं सर, ये अल्लाह को खास करम है। ये मेरे हाथ देखें आप, मैं कैमरा मैन को भी दिखा देता हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ भी नहीं किया ना हंडिया तो दूर की बात है, मैंने काम भी नहीं किया। अल्लाह ने मुझे दिया और मैंने खाया। उसकी वजह यह थी कि मैं यूँ ही गया तो मुझे ऐसे दोस्त मिल गए जो हांडी बनानी जाते थे, मेरे अपने गांव के थे। एक अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, सईद नाम का हमारे गांव का बंदा था, तो उसने ज़्यादा भी मेरे से किया ना, तो उसने मुझे कहना तूने रोटियां सेकनी है, हाँ जी, बस इसके अलावा नहीं। कि उसकी एक वजह ये थी कि मुझे नौकरी दुकान पे मिल गई, उनकी नौकरी जो थी ना वो ये कंस्ट्रक्शन का काम था। वो सुबह 8 बजे जाते थे, 5 बजे छुट्टी होती थी, मैं 10 बजे दुकान पे जाता था, 7 बजे छुट्टी होती। मेरे आने से पहले हांडी रोटी हो चुकी होती। टाइमिंग भी मौज वाली तो रोटी भी मौज वाली। रोटी भी मौज। सर मैसेज ये कन्वे कर दें अपनी आवाम, ईद के दिन किस तरीके से ईद गुजारें, एक छोटा सा मैसेज जो है वो आप। मैं आज यहाँ से जब आप को रुखसत करूँगा, उसके बाद मेरे दोस्त हैं पीपल पार्टी फैसलाबाद के सदर हैं चौधरी एजाज साहब, उनके यहाँ जाऊँगा, उनको ईद मुबारक करूँगा और पूरी पाकिस्तान पीपल पार्टी को सबसे पहले और उसके बाद कम्बो बरादरी और तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और ईद को इसी तरह गुजारें जिस तरह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि गरीबों को, यतीमों, मिस्कीनों को मत भूलें, उनको इस ईद पे ज़्यादा याद रखें। ये गोश्त जो है, ये जो नसीबों का जो आपने खाना है वो आपको मिलेगा, लेकिन फ्रिजों में रख कर ऊपर से लोड शेडिंग हो जाती है, वो ख़राब करके आप बाहर तो फेंक देते हैं। इसलिए बेहतर है कि ये गरीबों में बांटें, गरीबों को पूरा गोश्त जो है ना दे दें, वरना लोड शेडिंग तो फिर आएगी
और फिर गोश्त आपको फेंकना पड़ेगा। आज मैं ये आपसे तमाम दोस्तों से, तमाम अपने मुसलमान भाइयों से इल्तमास करता हूँ कि गरीबों के घरों में इतना गोश्त दें कि उनको पूरा साल ये हसरत ना रहे कि हमने गोश्त नहीं खाया। बहुत ही अच्छा मैसेज है और इनका यही कहना है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख़ास ख्याल रखें, कोई ऐसा घर ना रह जाए जो गोश्त से महरूम रह जाए, तो ऐसी कुर्बानी का फ़ायदा भी कोई नहीं है। तो अपने अहले इलाका, अपनी गली मोहल्ले में ऐसे लोग ढूंढे और उन तक जो है वो गोश्त पहुँचाए। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों का आज प्रोग्राम ख़त्म हुआ, इसलिए अली रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।